है इस मुल्क में कोई कानून और आइन के मुताबिक कुछ हो रहा है? आइन तो मातल है। इख्तिलाफात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो हर जमात में होता है, क्या नून में नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इससे पहले एक तहरीक चलाने का ऐलान तो हुआ, ये भी कहा गया कि 30 तारीख को जलसा किया जाएगा और इसके बाद एहतजाज भी किया जाएगा। लेकिन अब लीगल स्ट्रेटजी भी सामने आ रही है क्योंकि हामिद खान साहब अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमा पर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उनका क्लेम ये है कि फ़्रॉड करवा के उम्मीदवारों को हरवाया गया, इंतखाबात में एक धांधली की एक वसी तर उनके पास एविडेंस मौजूद है। लेकिन इससे पहले 2013 के इंतखाबात पर भी तहरीक इंसाफ का यही क्लेम रहा था। उस वक्त भी उन्होंने मुनज़्ज़म धांधली की शिकायत की, लेकिन हमने ये देखा कि 300 सफ़ात का जो जुडिशल कमीशन का फ़ैसला आया जस्टिस नासिरुल मुल्क के अंडर जो बना था, उसमें तमाम इल्ज़ामात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑर्गेनाइज रिगिंग के लगाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सवाल ये है कि दोबारा से अगर इस इलेक्शन के हवाले से क्लेम्स तहरीक इंसाफ के गलत साबित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही गलत साबित होते हैं, तो क्या वो इस फैसले को मान लेंगे या इसके बाद भी तहरीक चलाने का जो उनका फैसला है उस पर बरकरार रहेंगे? इसी हवाले से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन तब पैदा हो जाती है जब शेर अफजल मरवत साहब ये बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद में नहीं शामिल होना चाहिए था। वो कहते हैं अरबों रुपए की करप्शन हो गई KP के अंदर, खान साहब को पता नहीं चला, बाद में आपकी पार्टी के ही दीगर अफराद उससे डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी आने की वजह क्या है? इससे तो नुकसान पहुंच रहा है साख को पार्टी की। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब हमारे बड़े जोशीले और जज्बाती और वो माशाल्लाह कारकुन भी हैं, रहबर भी हैं और बहुत क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शायबा नहीं है। वो कभी कभी जोशे खिताबत में वो ज़रा जोश खिताबत में बात करते हैं, लेकिन वो जो करप्शन की बात करते हैं वो पिछले चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, खटक साहब की बात कर रहे हैं। और खटक साहब जिन्होंने माशाल्लाह अपनी एक नजरियाती जमात बना के और जो उनका फिर 8 फरवरी को अवामुन्नास ने जो हाल किया, फिर वो मुस्ताफ़ी भी हो गए, तो ये क्रेडिट उनके खाते में था। ये इसलिए ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है ये सुन्नी इत्तेहाद वाला, तो देखिए सुन्नी इत्तेहाद वाला अगर तो ये अदालतें इस तरह से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से जो है गैर आईनी गैर कानूनी ये जो है हमें महरूम न करती और पेशावर हाई कोर्ट उसकी जो है तस्दीक न कर लेती, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये उन्होंने हमें आइन को, जो आइनी हक था एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसको उन्होंने कंफ्यूज करके पार्लिमानी पार्टी के ताबे कर दिया। ये दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद जो है वो पार्लिमानी पार्टी ना बन सकी क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली की कोई सीट ना जीती, मगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो रजिस्टर्ड है और एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर बिल्कुल मौजूद है। और इसलिए वहाँ लफ्ज लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएंगी, अच्छा, ना कि पार्लिमानी पार्टी को दी जाएंगी। तो ये हमें काफी कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें हो जाएगा, मगर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर ये हमारी कामयाब हो जाती तो बल्ले बल्ले कहते, बिकॉज सक्सेस हैज मेनी फादर्स, और जब कोई चीज नाकामी की तरफ जाती है तो उसका भली वारिस कोई नहीं बनता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। उनको शायद देखें, हर मामले में जो है हर कोई शामिल और शरीक नहीं होता। मैं तो इस प्रोसेस में, चूंकि हमारी पार्लिमानी पार्टी की जब मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि पहले जो दी गई थी खान साहब के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, तो उन्होंने MWM का उस वक्त पहले कहा था क्योंकि वो बड़ा मजबूत है हमारे साथ, आज भी वो मजबूती से खड़े हुए हैं। तो उस पर हमारी जो पार्लिमानी पार्टी थी, जितने MNAs थे, उन्होंने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए और मैं इसलिए नहीं दोहराना चाहता क्योंकि वो आज भी हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, तो मैं किसी की ये नहीं चाहता कि वो बिल्कुल, लेकिन फिर ये तय हुआ। और आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया ना, आप सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, अब आपने इंतखाबी धांधली के खिलाफ भी रजू किया सुप्रीम कोर्ट से। 2013 में भी आपने किया था और एक जुडिशल कमीशन बना, 300 सफ़ात का फैसला आया, आपने कहा मैंडेट चोरी हुआ और इसके अलावा रिगिंग हुई। तमाम क्लेम्स को इस तफसीली 300 सफ़ात की रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया है।
अब लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं 2024 के इलेक्शन में भी एक्शन रिप्ले तो नहीं हो जाएगा? नहीं मतलब देखिए ऐसी बात नहीं है। वो भी अगर आप सही फैसला पढ़े तो उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, इसका कोई सबूत नहीं आया, मुनज़्ज़म धांधली का सबूत नहीं आया। बाकी उन्होंने जितना स्पेल आउट की थी बेज़ाब्तगियां वो ही बहुत थी। अगर आप उसको जरा गौर से पढ़ें उस फैसले को जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था, वो नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने तो उसमें डेफिनेटली नासिरुल मुल्क साहब ने उसमें बहुत सारी है, वो तो चूंकि मैं मौजूद था उसमें, अलबत्ता मुनज़्ज़म धांधली का उन्होंने कहा कोई शवाहिद नहीं आए। तो लेकिन इल्जाम तो मुनज़्ज़म धांधली का ही था ना। अब तो देख बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखें अब तो इसलिए कि अगर मैं शमस हम तो कहते हैं कि खुदारा ऑडिट करवा लीजिए, फोरेंसिक ऑडिट, लेकिन फोरेंसिक ऑडिट हमारा कोई पाकिस्तानी इदारा न करे, इसलिए कि हम जानते हैं कि वो कितना मैनिपुलेटिव किस्म का हमारा सिस्टम है और उनकी औकात नहीं है कि वो जो इतने बड़े मुक्तदर हल्के के खिलाफ कोई जो है वर्डिक्ट दे सकें। तो इसलिए हम ये चाहेंगे, और देखें अब तो दुनिया सारी जानती है, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 8-9 बजे तक 10 बजे तक तो ये आ रहा था कि पीटीआई सारी सीटें 2/3 से ज्यादा जीत रही है, और फिर एकदम हर चीज को जो है बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, टीवी वगैरह सारा नेट खत्म कर दिया जाता है, और उसके बाद फॉर्म 47 जिस तरह बनता है सारी दुनिया को पता है। लेकिन अगर अब 2024 के इंतखाबात पे अगर जुडिशल कमीशन बनता है और उसका फैसला भी ऐसा ही आता है तो क्या कबूल कर लेंगे उसको आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे, इसलिए कि अब हमने अपनी आंखों से देखा। कौन डिसाइड करेगा कि धांधली हुई है? लोग कर चुके। हमारा आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि नहीं हुई धांधली, बट सर यू आर अ मैन ऑफ लॉ ना, अगर वो लॉ से सब्सटेंशिएट नहीं हो पा रहा तो आई एम अ मैन ऑफ, लेकिन किस लॉ की बात कर रहे हो? इस जुडिशियल सिस्टम में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, मैं बता सकता हूं आपको, इलेक्शन कमीशन बेईमान है इदारा, अदालतों से इंसाफ मुयस्सर नहीं आ रहा खुदारा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना दी गई हैं और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। फॉर्म 45 चीख कर कह रहे हैं, जो इन्होंने खुद वेबसाइट पर लगाया है, वेबसाइट पर जो इन्होंने लगाया है वो भी है। देखो जब इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो जाए, मुजम्मल, जब इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो जाए तो फिर आप किसी माफ कीजिएगा किसी रूल ऑफ लॉ की बात ना करें। इस वक्त इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है इस मुल्क में। लेकिन अगर आप अगर वाकई इतने पैसेमिस्ट हैं तो आप अगर इतने पैसेमिस्ट हैं फिर कोर्ट में जा भी तो रहे हैं ना सर, तो अगर इसका मतलब उम्मीद तो है आपको, लेकिन अगर फैसला नफी में आया फिर नहीं? देखें, नफी में बात नहीं है, नफी की बात यह है कि ये कहते हैं साबित नहीं कर सके। ओ भाई, नवाज शरीफ के इतने मैसिव किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं जो पानामा लीक में लगे, जो ऑफशोर कंपनीज बनी, नेस्कॉल 6 कंपनीज जिसमें शेल कंपनीज थी, फिर जो इस तरह से मनी लॉन्डर करके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था इसाक डार का, वो मैं अटॉर्नी जनरल था, मेरे पास सारा मौजूद है आज भी, वो देखें तो आपको स्टार्टलिंग किस्म के इंकशाफात होंगे। काजी फैमिली एक है लंदन की, उसके अकाउंट्स में भेजे गए, फिर उसको जो है वो लेयरिंग की गई, घुमाया गया उस अकाउंट को ताकि वो डिस्क्लोज ना हो सके। फिर जो है पाकलैंड के जो फ्लैट्स खरीदे गए उसका ये कतरी खत दिखाया गया कि ये है वो जराए, और फिर जब मरियम बीबी से पूछा गया उसने कहा बाहर तो बाहर, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं मेरा बाप तो जो है वो बहुत बड़ा रईस थे आज़म था। बरी हो गए हैं ना, वो फैसले तो कुछ और आ रहे हैं, बरी हो गए तो क्या आवाम मानती है, लोग मानते हैं कि ये बड़ी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हुए? कोई दुनिया का बंदा मानता है? अब ये बताएं कि पाकलैंड वो जो था पानामा लीक, वो कोई पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने किया था। फिर ब्रॉडशीट एक कंपनी जो है, उन्होंने जो एसेट्स इनके जो है निकाले थे दुनिया में, वो भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी। फिर हमारी अपनी ISI MI वगैरह और जो JIT बनी थी, उसने भी जो है 10 वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े जो है सारे करप्शन के मैसिव चार्जेस आके लग के सामने रखे थे, और अदालतों ने बरी कर दिया। ठीक है, बरी कर दिया इसलिए कि ये आए ही अपना 16 माह और फिर केयर टेकर लेकर और ताजपोशी के लिए जो बादशाह सलामत आए वहां से लंदन से तशरीफ लाए, उस वक्त सजा याफ्ता थे।
उस वक्त जो है ये इश्तिहारी थे, और उस वक्त जो है एम्बेसडर इन्हें रेड कार्पेट दे के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बिठा रहा है, और यहाँ जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है। एक खबर पे मैंने आपसे रिस्पॉन्स लेना है, एक खबर पे रिस्पॉन्स लेना है। एजाज सैयद साहब ने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन था कि वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पैनामा का फैसला बदलवा लेते, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आई विल फेस द म्यूजिक। तो अप्रिशिएट करेंगे इसको आप, या ये आपको लगता है कि बुनियाद नहीं है इसकी कोई? इसकी कोई धेले की बुनियाद नहीं है, पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर कह सकते हैं। अगर उनके पास वसाइल थे और वो बड़ी, तो ये सारी दुनिया जानती है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब हर 2 नंबरिया काम करेंगे, हर चीज जो है वो दाव पे लगाएंगे, और धरती माँ को जिस तरह से लूटा है, उनके स्क्रूपल्स की बात करते हैं, मॉरल्स की बात करते हैं। अगर मॉरल्स की बात करते हैं तो वो बड़े फराख दिली से अपनी शिकस्त को तस्लीम करते डॉक्टर यास्मीन के हाथों, और कहते कि थैंक यू वेरी मच सर, वजारत उज़्मा से हट गए हैं और क्या प्राइस पे करेंगे? दे दिया है। अब भी खोसा साहब कुछ नहीं हुए नवाज शरीफ साहब भाई को वो तो भाई साहब ने उसके साथ रॉ किया है, भाई साहब ने किया है, और बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनवाना था। अच्छा। उसको बनवा दिया चीफ मिनिस्टर। पंजाब का चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है। आपको अंदाजा है 12 करोड़ लोगों का जो है, गुलजार साहब को लगा दिया 8वीं तरह। गुलजार साहब को जो भी लगाया वो कोई अच्छा उसका नतीजा नहीं निकला। मैं कब उसकी तारीफ कर रहा हूँ, या जो खटक साहब थे। अच्छा, गवर्नमेंट अभी ये कह रही है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया IMF से, आपने खत भी उनको लिखा और कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर सीइंग इट एज योर डिफीट। नहीं, हमारी डिफीट क्यों होगी? अवाम की शिकस्त है। अवाम को जो है उन्होंने लूटा है, 3 नस्लें गिरवी कर दी हैं। आज बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3 लाख रुपए मकरूज पैदा हो रहा है। ये मजीद 1.1 बिलियन डॉलर्स की ये किस्त भी ले लें, 6 अरब आगे से भी डॉलर ले लें, ये पाकिस्तान को और ज्यादा गिरवी करके ये लूट मार करके पैसा ये बाहर ले जाएंगे। अभी तो इनका एजेंडा जो है ना बड़ा क्लियर है। इन्होंने प्राइवेटाइज करना है, इन्होंने जनाब क्या नाम है आपकी PIA को प्राइवेटाइज करना है, इन्होंने वापडा को प्राइवेटाइज करना है, इन्होंने स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है। पाकिस्तान की बची खुची दौलत भी इन्होंने लूट लाट के जो है इन्होंने फिर हाथ पैर साफ करके और जहाज पे चढ़ के लंदन चले जाना है। ये कोई अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए। जी, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, वारंट भी निकल आए हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगी ऐसा हुआ तो? स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखें, ये इस तरह के वारंट्स तो कई निकला करते हैं, और नवाज शरीफ के कितने साल निकले रहे, और ये हसन और हुसैन के कितने साल वारंट निकले रहे। बल्कि वारंट ही नहीं निकले रहे, इनकी जायदादें तक जब्त हुई, कुर्की तक हुई, सब कुछ हुआ। मोहतरम नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, हमजा शरीफ का, मरियम शरीफ का क्या हो गया? अरे भाई, इस तरह के वारंट्स पाकिस्तान में मजाक बन गए हैं। सो ये मत समझें कि वारंट निकलने से वो गिरफ्तार हो, ये तो रूटीन की बात थी। अच्छा, जो उन्होंने कर दी है। जाए जरा, जाए जाके गिरफ्तार करें ना, जाए KPK में गिरफ्तार करें, जाए। नहीं, अगर आप खुद इस्लामाबाद आ गए तो फिर तो आप उनका वो पेट्रोल भी बचा लेंगे रास्ते का, वहीं गिरफ्तार कर लेंगे। वाह, आप फिक्र ना करें, ऐसा ना हो तो अडयाला जेल से होकर आए हैं, खुद अडयाला जेल से होकर आए हैं भाई। उस वक्त भी तो वारंट निकले हुए थे, कोई नई बात थोड़ी है। वारंट इस तरह के कुछ नहीं कहते मुजम्मिल, कुछ नहीं कहते। और PTI पार्लियामेंटेरियंस के जो मौजम भट्ट साहब हैं वो कह रहे हैं कि तमाम शराइत मानने पर बात हो चुकी थी, लेकिन आपने गलती की कि इल्हाक नहीं किया, अदरवाइज मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाती। उन्होंने कहा हमने सिर्फ ये कहा कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का ओहदा हमें दे दें, लेकिन आप माने ही नहीं इस पर। तो रिग्रेट कर रहे हैं इसको आप? नहीं, रिग्रेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें तो सभी की मुखालफत थी कि जिस शख्स ने पार्टी को बिट्रे करके स्टैब किया और एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट का गुमाश्ता बन गया, उसकी पार्टी को जो है मुल्ज़म हो करें अपने मेंबर्स को, तो वो तो सारों की मुखालफत थी, इसलिए माफ कीजिएगा। अच्छा। अगरचे उन्होंने मुस्ताफी भी हो गए वो खटक साहब, लेकिन जाहिर है कि खटक ने जो गद्दारी की थी उस गद्दारी का उसे क्या ये उसे इनाम देते कि सारी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नजरियाती में शामिल हो गई है।
या पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गई है, तो ये तो सारी पार्टी ने मुखालफत की। चलें, आखिरी सवाल, जिस तरह मैंने पहले कहा कि यूर अ मैन ऑफ लॉ, गंडापुर साहब ने कहा है कि जो अफसर केपी में रिश्वत मांगे इसके सर पे ईंट मार दें, नाम मेरा ले लें। ये तो इंस्टिगेशन टू वायलेंस नहीं हो रही? नहीं, देखिए ये इस्तिआरे के तौर पर होता है। अच्छा, ये मेटाफर है कि सर होता है, ये मकसद नहीं, ये एलिगोरिकल होता है भाई, इस्तिआरे के तौर पर होता है। फांसी लटका दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगले को मुतवन्ना करना कि हमारी जो है करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी, जीरो टॉलरेंस होगी। और अवाम को भी ये कहा गया कि आप भी ऐसी हरकत न करें और उसका बाइकआउट करें, सोशल बाइकआउट करें जो शख्स ऐसा। चले, उम्मीद है लोग सीरियस ना लें इसको, अदरवाइज तो बहुत मसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि एहतजाजी तहरीक से बातें तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इल्हाक ना करने के फ़ैसले को कम अज़ कम उनकी तरफ से कोई रिग्रेट का जो है वो इस पर कोई अफसोस नहीं है और ना ही ये पॉलिसी उनकी किसी पॉइंट पर थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। हम इतने बुरी हाल में हैं कि हमको IMF के अलावा कोई और लोन नहीं देता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो अपनी हतमी शक्ल को पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि $1.1 अरब की ट्रांश IMF ने रिलीज़ करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। इससे पहले मुज़ाकरात में एक दिन की तोसी हुई और अमरीकी और चीनी सफ़ीर से मुलाकातें भी हुई, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की। तो बताया यही गया कि ये मुआहदा अब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक तवील मुद्दती मुआहदे की भी ज़रूरत जो है वो अपनी जगह मौजूद है। कहा जा रहा है कि 6 से 8 अरब डॉलर की फ़ाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान अगला एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सीख कर रहा है, लेकिन शराइत के तौर पर आलामिया ये बताता है कि पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा फ़िक्स टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है उसके नेट को बढ़ाया जाएगा। FBR में इस्लाहात की बात की जा रही है। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या फिर जो हाश टर्म्स होंगी इससे अगले मुआहदे की जो कि 6 से 8 अरब डॉलर का होगा, उन तमाम को पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो हो चुका है और $1.1 अरब के लिए जो मुआहदा मुकम्मल हुआ है, इस पर कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस थे, जो पॉलिटिकल चैलेंज थे, वो महंगाई, इन्फ्लेशन, यही सब था। लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि जो तमाम कंडीशंस थीं बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने के लिए, उसको ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो रिस्पांस क्या मिलेगा हुकूमत को इसका? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि IMF से एग्रीमेंट हो गया। खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो उसके तो बहुत ही मुज़र असरात होते। और ये एग्रीमेंट जो है, ये आखिरी ट्रांश मिलेगी, इसके तहत हमको $1.1 बिलियन की, जैसे आपने बताया। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि ये होने के बाद, क्योंकि अच्छा फैसला हुआ, इसके बाद ही हम अब ये कह सकते हैं कि अब हम अगली प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। और उस प्रोग्राम की, जैसे आपने निशानदेही की बिजली गैस के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, वो प्रोग्राम बड़ा सख्त होगा, लेकिन वो 3-4 साल का प्रोग्राम होगा और उसमें जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये अच्छी बात है हमारे लिए। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले जो PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब को 2 बार MD IMF से मुलाकात करना पड़ी। इस बार जिस तरीके से ये सारा एग्रीमेंट रीच किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि आखिरी दिन तक पहले एक दिन मुज़ाकरात में तोसी होती है, उसके बाद में अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी या आपको लगा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी है? नहीं, देखिए, ये प्रोग्राम जब मैं छोड़ के गया था उसके बाद आपको 8-9 महीने लगे और अगला रिव्यू नहीं हो सका और यहाँ तक के प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस में जाके एक एग्रीमेंट किया था। इसकी ये तीसरा रिव्यू था और 2 रिव्यू डॉक्टर शमशाद साहबा के ज़माने में हुए, वो भी आसानी से हो गए और ये रिव्यू भी आसानी से हो गया। एक दिन अगर ये 3 की जगह 4 दिन या 4 की जगह 5 दिन लग जाए नेगोशिएशन में, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है।
लेकिन ये मतलब ये कि जाते साथ ही IMF का प्रोग्राम खत्म होते ही उसी दिन इन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का वो दे दिया, इंतहा दे दिया। तो आई थिंक दैट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अमेरिका के सफीर से मिलना, IMF के डेलीगेशन का और दीगर सिफारतकार लोगों से मिलना, ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में IMF अक्सर करता है। अच्छा, और इसके अलावा मिफ्ता साहब ये भी बताया जा रहा है कि FBR ने जो रेवेन्यू प्लान तैयार किया है, अब उसके मुताबिक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके अखराजात वफाक और सूबा मिल के बर्दाश्त करने वाला है। तो इसके ये इनेविटेबल था क्योंकि सूबे कमिट नहीं कर सकते इतनी बड़ी अमाउंट को, या फिर कोई और वजह इसकी? देखिए, जो वफाक 426 अरब रुपया गालिबन इस मौजूदा रवा साल में बिस पे रखा है, जो कि हमारे GDP का या कौमी इनकम का आधा फीसद भी नहीं है, जो और मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी है। लेकिन और ये अब तक वफाक दे रहा था, लेकिन जो हमारी आईनी स्कीम है उसके तहत ये इनकम सपोर्ट जो है वो सूबों को देनी चाहिए। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि सूबे जो है वो अपने अपने एरिया में खुद ये पैसे दें। वफाक ये दे रहा है, वफाक के पास पैसे नहीं है, तो ये कोशिश हो रही है वजारत खजाना की तरफ से कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सूबों को ट्रांसफर करी जाए। रवा माली साल में तो बहरहाल ये पिस जो है ये वफाक ही देती रहेगी। अगले साल में और अगले प्रोग्राम से ये देखते हैं कि क्या होता है। और जो एलामिया सामने आया मिफ्ता साहब ये IMF की तरफ से भी, उसमें यही ऑन द सरफेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि निगरान हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस या फिर जो शराइत थी उन पर काफ़ी कंसिस्टेंटली अमल दरामद किया। आपका भी ये ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया? ये कहना तो मुश्किल होगा कि कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट का। लेकिन ये कि इंटरिम गवर्नमेंट ने कम से कम IMF से माहदे को जारी रखा और उसको आगे ले गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो महंगाई की है इन्होंने गैस और बिजली के निर्खों में, उससे लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पे, उसको भी देखना होगा। क्योंकि जो आपने मनोहन IMF की बात मानते हुए बल्कि उससे भी ज्यादा जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं, ये जो 7 रुपए बिजली की कीमत बढ़ी है, इसके अंदर ये सुना गया है कि उन्होंने जो ईंधन थे वो गलत इस्तेमाल करे, सस्ते वाले ईंधन इस्तेमाल नहीं करे, महंगे वाले इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से बोझ लोगों पर डाला गया। हमने SSGC की उसमें देखा, ओगरा के जो SSGC के ये रेट बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि गैस नहीं दी घरों में, तो वो घर जो है वो नीचे वाले ब्रैकेट में आ गए, इसकी वजह से हमको उतना रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। तो इदारे की महकमों की बहुत सारी गलतियां थी जिसका बोझ एक मरतबा फिर आवाम के ऊपर डाल रहा है। तो वो गलतियों के अंदर कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बहरहाल कम से कम वो गलती का इजाला आवाम की कमर पे तो कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हम IMF से झगड़ा कर लेते। लेकिन मिफ्ता साहब ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यार्ड स्टिक है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने की, वो महंगाई ही रही है। हमें याद है कि अयूब खान साहब के अगेंस्ट भी सबसे बड़ा एहतजाज इन्फ्लेशन पे ही हुआ था पहले, और 2013 में पीपल्स पार्टी ने इससे पहले 18वीं तरमीम की, लेकिन लोड शेडिंग महंगाई के मसाइल की वजह से वो इलेक्शन तक हार गए। अब IMF कह रहा है कि पाकिस्तान ने वादा कर लिया कि बिजली और गैस महंगी करेंगे, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी और कौन पे करेगा ये? देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये महंगाई क्यों हो रही है और बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि आवाम के पास ये यार्ड स्टिक महंगाई होती है और होनी भी चाहिए, और हुकूमत के ऊपर कुछ हमको आवाम को प्रेशर रखना चाहिए कि आप महंगाई कम करें। महंगाई इसलिए होती है कि हुकूमत जो है वो खुले हाथ से पैसा बोरो कर लेती है, खसारे करती है, टैक्स जमा नहीं करती, अखराजात बढ़ाती है और बोरो करती है। वो जब बैंकों से लेने जाती है और बैंकों के पास पैसे नहीं होते तो वो नोटें छापते हैं, उससे महंगाई होती है, उससे डिवैल्यूएशन होता है, उससे और महंगाई होती है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो हम NFC अवार्ड के बारे में आज मैंने एक एनालिसिस भी लिखा है अखबार में, न्यूज़ में, कि कहीं ना कहीं हमको NFC अवार्ड को चेंज करना पड़ेगा, हमको निचकारी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ये जो कीमत लगती है हमको बिजली बनाने की और गैस बनाने की ये कम हो। अगर हम यहाँ पे 17% या 15% गैस खो देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाती है। अगर हम 20% बिजली जो है वो तरसील और तकसीम में खो जाती है, 10% लोगों से बिल नहीं ले सकते, यानी कि 30% टोटल हम बिजली ज़ाया कर रहे हैं या बिल ज़ाया कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा ज़िया है ना। तो ये इसका बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब आपको ये चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी, हुकूमत को इस पे काम करना होगा। तो ये जो अहदाफ आप भी बता रहे हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी एलामिया भी कह रहा है कि बिजली चोरी पे हम काबू पा लेंगे, रिपीटेडली ये गवर्नमेंट्स क्लेम करती रही हैं लेकिन कर कोई भी नहीं सका।
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। देखिए ये तो हर हुकूमत करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कर लेनी चाहिए, इसका खुदा न खास्ता कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये अमूमन देर पा नहीं होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। आपने एक दो झटके मारे, एक दो मुहिम हुई, गई नई हुकूमत आती है तो 70-80 अरब रुपए आपने जमा कर लिया, लेकिन जब आपका 1100, 1200, 1300 अरब रुपए का खसारा हो रहा है तो 70-80 अरब रुपए वैसे तो बड़ी रकम है कि, लेकिन ये कि 1300 अरब रुपए के सामने कुछ भी नहीं है, और फिर वो क्योंकि सालाना खसारा हो रहा है तो हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। और बिजली पाकिस्तान में पहले हुकूमतें इस तरह सस्ती करती थी कि वो अपनी तरफ से पैसे दे देती थी और कर्ज ले लेती थी। अब दुनिया में हमको कर्ज भी इतना नहीं मिल रहा है और कर्ज इतना हम ले चुके हैं कि अब कर्ज डायरेक्टली पैसे छापने से पूरा होता है, मतलब खसारा। तो लिहाजा अब बिजली हम सस्ती करने जाते हैं तो बाकी तरफ महंगाई आ जाती है। लिहाजा अब कोई चारा नहीं है मासिवा इसके कि हम फंडामेंटल इस्लाहात लेकर आए इन इदारों में और इनको इनकी कीमतें सस्ती करें, इनकी खपत, इनकी लागत सस्ती करें। तो FBR के हवाले से भी अब वज़ीर आज़म ने अमल दरामद कमेटी तश्कील दे दी है। एजेंडा ये है कि अब FBR को हमने दोबारा से स्क्रैच से रिफॉर्म करना है। तो क्या रिफॉर्म FBR के अंदर चाहिए? क्या ये मसला नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि आप FBR के अंदर जो भी कर लें, एग्जीक्यूशन स्टेज पे जा ही नहीं सकता टैक्स कलेक्शन का प्रोग्राम? देखिए ये मैं सच्ची समझता हूँ कि ये खाम ख्याली है। ये बड़ा लोगों का शौक होता है कि बगैर टैक्स बढ़ाए हुए, बगैर कुछ करे हुए 1000-1500 अरब रुपए आप खींच लें। ऐसे कोई इतनी लीकेजेस नहीं होती हैं कि जो आसानी से आप तय कर सकें। जो बड़ी लीकेज होती है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड होती है, उस पर तो आपको पता है कि काफ़ी हद तक थोड़ा सा काबू पाया है हमने। ईरान के जो स्मगलिंग है उसके ऊपर कोई बहुत मुस्बत काबू नहीं पाया है, उस पर अभी स्मगलिंग जारी है। उसके बाद बात आती है FBR पे क्या रिफॉर्म्स करने पे। तो ये एक बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ठीक है FBR जो भी है, जितना भी बुरा है, ये वाहिद बंदा है, वाहिद एजेंसी है जो पैसे जमा कर सकती है। सूबे तो कोई भी टैक्स नहीं जमा कर सकते। और FBR के अंदर मैं तो एक ही रिफॉर्म समझता हूं, और वो रिफॉर्म है कि FBR से ऑडिट का फंक्शन लेकर किसी और एजेंसी को, नई एजेंसी को दे दें। अच्छा। और वो प्राइवेट सेक्टर को ऑडिट करता रहे, बाकी FBR को चलने दे इस तरह। और वो जो ऑडिट एजेंसी करेगी वो इंडिविजुअल्स का, यानी कि प्राइवेट बिजनेसमैन मेरे और आपका भी करेगी, और साथ साथ FBR के वो अफसर का भी ऑडिट होगा कि जिस अफसर ने ये अप्रूव किया था, तो वो FBR के अफसरों का भी ऑडिट हो जाएगा, बिजनेसेस का भी ऑडिट हो जाएगा, और ऑडिट का फंक्शन अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि इनलैंड रेवेन्यू को, यानी कि कस्टम और अपने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को अलग कर दें कस्टम से, मुझे इसकी बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिफ्ता साहब, आपने अपने दौर में ये एस्पायर किया था कि रिटेलर से आप तकरीबन 42 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे। उसके फौरी बाद एक ट्वीट हो गया था मरियम साहिबा का, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिजली के बिलों पर टैक्स वापस ले लें और हमारे ताजर भाई परेशान हैं, वो शिकवा कर रहे हैं। इस बार अब औरंगजेब साहब के अंडर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चल रही है, उन्होंने भी ये कहा है कि 9 लाख दुकानदारों से फिक्स टैक्स लेंगे। इस बार भी ट्वीट होगा या सिर्फ आपके अगेंस्ट ही होना था? इसीलिए तो हुकूमत ने ट्विटर के ऊपर बैन लगा रखा है। अच्छा, नहीं हो तो फिर भी सकता है ना, लोग VPN यूज कर रहे हैं। आपको इम्कान नजर आ रहा है इसका? नहीं, देखें अब जो है ये बात बड़ी आगे निकल गई है, और अब तो पहले हमने शुरू किया था ये, अब तो IMF भी ये कह रही है कि ये करो। और ये कोई दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है कि आप नौकरी पेशा लोगों से लाख रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स लेते हैं और उधर 22-23 लाख दुकानदार हैं और सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स दें। ये तो कुछ जाती है। ये मतलब दुकान इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, जिधर कस्टमर जाता है वो इसलिए जाता है ना कि रोड पे गाड़ी चला के जाता है, तो रोड तो हुकूमत के पैसों से बन रहा है। जब स्ट्रीट लाइट लगी है तो हुकूमत के पैसों से लगी है, उधर चोरी होती है तो पुलिस जाती है, तो वो तो हुकूमत के पैसों से चल रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ हिस्सा भी डालना चाहिए ना। ये आप मुहिब्बे वतनी के खाली नारे नहीं लगा सकते। आपसे मुहिब्बे वतन है तो थोड़ा सा वतन को चलाने के लिए पैसे भी दो। और NFC अवार्ड के हवाले से भी अब प्रोग्राम जो है वो अंडर डिस्कशन है। इस पर वज़ीर आला सिंध ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली विफाक ये बाउंड है कि वो सिर्फ इसमें इजाफा कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। वो आइन के आर्टिकल भी साइड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 8वां और 9वां कमीशन जो हुआ उसमें भी कोई इत्तेफाक पैदा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि अब आर्टिकल 160 का भी कुछ करना पड़ेगा हुकूमत को अगर NFC को अंडर डिस्कशन लाना है? देखिए, NFC वैसे ही कंसेंसस से होता है। अगर NFC के अंदर कंसेंसस हो जाता है हर पार्टी के और हर सूबे का, तो इसका मतलब है कि अमेंडमेंट भी कर सकते हैं।
और अमेंडमेंट मतलब जब आइन में 22-23 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, तरमीम कर चुके हैं, तो 24वीं तरमीम के लिए इतना क्या वो चीज है। खाली 18वीं तरमीम की एक क्लॉज आपने निकालनी है कि जिसके अंदर आप एनएफसी को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकेकार हैं उसके जिसके तहत ये हो सकता है। लेकिन एक मिशन इम्पॉसिबल भी है ना, जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद है। देखिए मुज़फ़्फ़र साहब, जो हम सियासत करते हैं, जो भी हम सारे जितने लोग सियासतदान हैं, उनका सिर्फ मकसद कुर्सी तो नहीं हासिल करना होता है ना, उनका मकसद बहरहाल मुल्क को बेहतर करना होता है, मुल्क की कुछ ना कुछ अच्छाई करना होता है। मैं तो 8 साल से ऑन रिकॉर्ड हूं कि एनएफसी अवार्ड जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे और सियासतदान बहुत सारी पार्टियों में ये कह चुके हैं पहले। वैसे आपकी रिजर्वेशन क्या है, अगर मैं दोबारा पूछना चाहूं तो? किस चीज के बारे में? एनएफसी पे आप जो कह रहे हैं कि ठीक नहीं लगता। मैं ये समझता हूं कि 57.5% जो आप सूबों को देते हैं और उसके बाद जो आप 1% केपी को वॉर ऑन टेरर देते हैं, 0.4% सिंध को ऑक्ट्राई पे देते हैं, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा की हुकूमतें चलाने के पैसे देते हैं, कहीं कहीं इस्लामाबाद चलाने की हुकूमत के पैसे देते हैं, तो ये हम 63% दे देते हैं। 63% अगर FBR के ऊपर हमने टैक्स लगा के रखा है, तो जो वफाक जितने भी पैसे जमा कर ले, 63% अगर सूबों को देगी तो वफाक के पास पैसे ना काफी रहेंगे। और जब वफाक इतना बड़ा खसारा करती है और उसके बाद नोटें छपती हैं, तो इससे महंगाई आएगी। तो अगर आपको पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है, ये 10 साल से, हम तो कुछ 8 साल से चिल्ला रहे हैं ये बातें, तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की डिबिलिटेटिंग हालत में जो पाकिस्तान गया है फाइनेंशियली, वो इस वजह से गया है। और जब तक इधर आप ये होल प्लग नहीं करेंगे, जब तक आप ठीक नहीं कर सकेंगे। हुआ ये था कि सब सूबों ने पैसे ले लिए और वफाक ने कहा अच्छा हम तो कर्ज देते रहेंगे, मसला ही कोई नहीं है। अब वो कर्ज लेते रहे, लेकिन अब लोग कर्ज भी आपको नहीं दे रहे, कर्ज भी इतना सर पे चढ़ गया है कि आपके पास सूद देने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो अब आपको सूद देने के लिए भी और मजीद कर्ज लेना पड़ता है। आप डेट में डेट पे जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं कम होगी और ग्रोथ नहीं आएगी जब तक कि आप एनएफसी अवार्ड को नहीं देखेंगे। सही है। और वजीर ख़जाना चीनी सफ़ीर से भी मिलते हैं, अमरीकी सफ़ीर से भी मिलते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि IMF हुकाम कुछ ऐसी शराइत लगाना चाह रहे हैं जिससे CPEC काफ़ी हद तक उसमें रोड ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। जैसे IPPs के गर्दिशी कर्जा जाते हैं, अब उस पर अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं देंगे तो काम बन नहीं सकता, लेकिन IMF ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। तो पाकिस्तान का फिर नॉर्थ स्टार क्या है, चाइना या अमेरिका? आप बैलेंस कर सकते हैं कि हम बिल्कुल चाइना को नहीं छोड़ सकते और ना छोड़ना चाहिए। जो आज पाकिस्तान में बिजली आई है, उसके सारे बिजली घर जो काफ़ी हैं वो चाइना की वजह से लगे हैं। हम चाइना को भी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन अमेरिका और यूरोप जो है वो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ सकते। IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमको $50 बिलियन ओवर द ईयर्स लोन दिया है, उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो अच्छी डिप्लोमेसी यही है कि हम नाजुक तरीके से चले और सबको साथ लेके चलें। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी कर लेते हैं। अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने, आपको क्या लगता है कि उसकी बेसिक और बुनियादी वजह यही थी कि उनको नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है वो आउट ऑफ हैंड्स है और वो कंट्रोल नहीं कर सकते इस सारी इन्फ्लेशन की एक वेव को जो कि आ रही है, और उससे वो बचना चाह रहे थे? डू यू एग्री विद दिस? मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी सोच क्या थी, लेकिन क्योंकि ये मखलूद हुकूमत होगी और इस हुकूमत के अंदर कितना ये काम कर पाएंगे, कितनी चेंजेस कर पाएंगे, कितनी इस्लाहात कर पाएंगे, इस पे इनको डाउट था। तो मेरे ख्याल से इसलिए इन्होंने ये नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि सेनेट की चेयरमैनशिप ली है, गवर्नरशिप एक आध ली है, सदारत ली है, तो एकदम ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम दूर बैठे हुए हैं। और उनकी राय और मर्जी तो बहुत सारी चीजों में शामिल होगी। और डार साहब इस दफा वजीर खजाना क्यों ना बन सके? मुज़फ़्फ़र शाह साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये आपको मुझसे बेहतर। फिलहाल तो लाहौर में हूँ, वैसे कराची वालों को भी काफी पता होता है ना। कराची वालों को बेचारों को बाद में पता चलती है कि पहले लाहौरी और इस्लामाबादी अपने आपस में बात कर लेते हैं, हमें तो बाद में खबर आती है। अच्छा, नहीं वैसे खुशाइंद है ये, आपको लगता है? मैं समझता हूं कि औरंगजेब साहब एक काबिल आदमी है और मैं दुआ करता हूं कि ये काम कर सके। आपके फॉर्मर कॉलीग ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाजवा साहब और फैज साहब को पार्लियामान में बुला लेंगे, पॉसिबल है? अब ये मुझे नहीं पता कि पॉसिबल है कि नहीं है,
मुझे इतना पता है कि पिछली हुकूमत में 18 के से लेकर 22 21 की, इमरान खान साहब की हुकूमत में, 22 तक की हुकूमत में बड़ी कोशिश की थी कि फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नैब के उस वक्त के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को बुलाएं, तो वो भी कभी तशरीफ नहीं लाए थे। अच्छा, तो लेकिन ये कन्विक्शन मुस्लिम लीग नवाज की वाकई हो सकती है या सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी आइडियोलॉजी है ये, और शहबाज शरीफ साहब तो गालिबन नहीं आएंगे इस पर? मुझे नहीं पता कि वो किस सिलसिले में बुलाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और क्यों बुलाना चाह रहे हैं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल, आपकी पार्टी आने का इंतजार कब तक करना पड़ेगा? बेताबी से आपके वोटर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आएंगे। पता नहीं, मुझे भी मिलवा दें इन वोटरों में। देंगे अच्छी बात यह है कि 100 और कुछ 60 पार्टियां हैं पाकिस्तान में। मैं समझता था 145 है, लेकिन टर्न आउट के 160 हैं, इसमें 132 का सिंबल है। तो वो पार्टी एक बनाना मकसूद नहीं है कि पार्टियां तो बहुत हैं यहाँ पे, अगर कुछ बेहतरी ला सकते हैं और अगर एक सही पार्टी बनती है और कुछ सही दोस्त मिलते हैं तो वो काम करेंगे। इस पे शायद अब्बासी साहब और मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो है वो भी काम कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों से बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि कोई मुस्बत प्रोग्राम पाकिस्तानियों को दे सकते हैं तो पार्टी बनाएंगे, वरना सिर्फ खाली खाली हुक्मरानी काम है कोई शौक। ये वैसे नई पार्टीज के खिलाफ आपने आर्ग्यूमेंट कर दिया, कहीं सुन्नी इत्तेहाद में तो नहीं जा रहे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि फ़िलहाल ये खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान को $1.1 अरब की जो है वो मिल रही है, लेकिन अगला प्रोग्राम सिक्योर करने के लिए जो कि 3 से 4 साल का होगा, काफ़ी सख्त शराइत माननी भी पड़ेंगी और उन पर अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।